अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मिसाल तो ये भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े, लेकिन भारत ने इस मिसाल को यूं लिया कि सबक हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े और वापसी पे अकल भी लेते आना, वो भी मुफ्त में। क्या है ना कि आजकल मिसाली भारत की मिसाली फौज का जिक्र बगैर किसी मिसाल के हो ही नहीं सकता। नाजरीन, जो अत्याचार कल चीन ने अबला इंडियन आर्मी पे कर दिया है, उसके बाद भारत भर में अलामती मुजाहिरों का आगाज हो चुका है। चीनी सदर के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ लातों मुक्कों घूंसों का जवाब दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी खूब मरम्मत की जा रही है। मेरा मतलब है मजम्मत की जा रही है। मरम्मत तो वो थी जो चीन ने की भारतीय फौज की, लेकिन भारतीय मीडिया से तो सच अभी भी नहीं निकलेगा। खैर, सुना है मोदी जी ने कुल जमाती इजलास बुला लिया है। हालांकि बुलाना तो बॉलीवुड का इजलास चाहिए था और जनरल बख्शी की बजाय करण जौहर से मुशावरत करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत तो बॉलीवुड में ही महान होता है और हकीकत में चीनियों से जूते खाने पड़ते हैं। अगर हकीकत देखी जाए तो चीन दिफाई एतबार से इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट 12 अरब पाउंड है और चीन का 187 अरब पाउंड। जी हाँ, 187 अरब पाउंड। यकीनन कोई मुवाजना नहीं होता। मोदी जी ना सिर्फ खुद को तारीख में कलंक के तौर पर लिखवा रहे हैं, बल्कि भारत को भी दुनिया में रुस्वा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो जुल्म आपने निहत्ते कश्मीरियों के साथ किया, उसकी आपकी बर्बादी बनकर आपके सामने खड़ी है। नाकामियों का तस्करा अगर यहाँ पर करें तो अपनी हुकूमत की भी कुछ बात कर लेते हैं, जहाँ एक बार फिर वो इत्तेहादियों के साथ किए गए वादे वफा ना कर सकी और खान सरकार को अख्तर मेंगल ने बाय बाय कर दिया, जिन्हें चंद सीटों की सरकार कहा जाता था। मजीद 4 सीटों की कमी के बाद अब उनकी पोजीशन क्या होगी? खान मेंगल साहब के पास जाएंगे, उन्हें मनाएंगे, या ऑपोजिशन मौका देखकर चौका लगाएगी? बजट पास करने के लिए भी क्या हुकूमत किसी मुश्किल में पड़ जाएगी? प्रोग्राम में बात करेंगे इन्हीं मामलात पर, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज देखिए। कोरोना से निमटती तब्दीली सरकार को बड़ा झटका। वादा वफा ना करने का इल्जाम। अख्तर मेंगल ने हुकूमत को बाय बाय कह दिया। 4 सीटों की कमी के बाद हुकूमत कौन सा बत्ता खेलेगी? खान साहब अख्तर मेंगल को मनाएंगे या ऑपोजिशन सुनहरी मौका देकर छक्का लगाएगी? सवाल उठने लगे हैं। तो नाजरीन, घुस कर मारेंगे, ये भारतीय फिल्मों का मशहूर तरीन डायलॉग है, लेकिन कहानी कुछ उलट है। तारीख गवाह है कि भारतीय फौज ने जब भी कहीं घुसने की कोशिश की तो हमेशा मार ही खानी पड़ी है। आस पड़ोस के हर मुल्क ने भारतीय फौजियों पर खूब हाथ साफ किए हैं। पाकिस्तान हो या चीन, जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर रही है। अंदरूनी हालत तो पहले ही काबिल रहम थी, अब बाहर भी भारतीय फौजियों के लिए जमीन तंग हो चुकी है। अपने दिफा पर सालाना 71 अरब डॉलर्स खर्च करने वाले भारत को चीन से पंगा महंगा पड़ गया। चीन और भारत के माबैन तकरीबन 1.5 माह से सरहदी झड़पें जारी हैं। दोनों जानिब से आला सतह पर फौजी राबतों के बावजूद कशीदगी में कमी नहीं आ सकी है। भारत तवील अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी तौर पर शाहराह तामीर करने की कोशिशों में है, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला जारी है। पीर की रात वादी गलवान में चीनी फौजियों ने बिना किसी असलहे के महज लातों और घूंसों के बेदरिग इस्तेमाल से एक कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए और बाकियों का भुरकस निकाल डाला। 45 भारतीय फौजी लापता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि या तो वो सब मारे गए हैं या गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैदान जंग में दंगल बना तो चीनी फौज ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री की लाज रखी, मगर भारतीय फौजियों ने बॉलीवुड को बुरी तरह रुस्वा कर डाला। चीनी फौज ने वही एक्शन दिखाया, मार्शल आर्ट्स का जलवा, जो उनके अदाकार फिल्मों में दिखाते हैं, मगर 2.5 किलो के हाथ की बुंकियां मारने वाले भारतीय बहुत हल्के निकले। फौज को मार पड़ी तो नरेंद्र मोदी भी तनकीदी निश्तर पर चल पड़े और सियासी मैदान, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, हर जगह शदीद सुबकी का सामना रहा। गलवान वैली, लद्दाख बॉर्डर और इसके साथ साथ हैशटैग ट्रेंड्स बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वजीर आजम खामोश क्यों हैं, वो कहाँ छुपा बैठा है। कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान से महाजराई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से लड़ाई, नेपाल से कशीदगी और अफगान मुज़ाकरात में से बेदखली।
भारत के जंगी जुनून ने उसे बर्बाद कर डाला है। नरेंद्र मोदी को खित्ते में तन्हाई, लद्दाख पर पसपाई और बैनुल अक़वामी महाज पर जग हसाई का सामना है। तो ये जो दावे थे, इसके बाद क्या हुआ वो कल आपने देखा। डिफेंस एनालिस्ट गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ खालिद अजीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये एक वेपन फ्री जोन था जहां पर 20 फौजियों की हलाकत, कितना अहम और मानी खेज वाकया है ये? देखिए, एक तो भारत के बारे में मेरा ख्याल है कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर हमारे कायद-ए-आज़म कोशिश ना करते तो ये भारत तो इसका तो वजूद भी ना होता। ये तो गैर फितरी रियासत है, इसका टूटा मुकद्दर है। और ये जिनको अभी ख्वाब चढ़ा हुआ था कि ये शायद पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं और उसके लिए चल निकले थे, 1947 से लेकर आज तक जितनी तोसी पसंदी भारत ने जितनी तोसी की है, शायद ही किसी मुल्क ने की हो। तो अब किसी न किसी स्टेज पे आकर तो इनका भरम टूटना था, खुलना था सारा दुनिया में। अब वो सामने आ गए हैं। अब भारत को हर तरफ से, नेपाल से, बांग्लादेश से लेके, नेपाल से, असम से, सिक्किम से, हर जगह तो उनके साथ उन्हें शर्तें की हुई, हर एक को तंग किया हुआ उन्होंने। हर जगह अपना ख्याल ये कि उन्हीं की बात मानी जाए। और वो किस हद तक चलेगा ये? तो ये मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए बड़ा सही सबक है कि अब भी वो बाज आ जाए और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दे दे। वरना अगर कश ना हुआ तो भारत का टूटना तो मुकद्दर है। कश्मीरी क्योंकि वो खुद अपने आप को कुर्बानियां देकर यहाँ तक ले आए हैं, मैं समझता हूँ वो तो आज़ाद हैं। अब भारत को कश्मीर से आज़ादी चाहिए और भारत को उनसे भीख लेके अपने आप को फारिग कराए तो बच सकता है। वरना भारत टूटेगा और इस तरीके से टूट फूट का शिकार होगा, किसी को उसकी समझ भी नहीं आएगी। जहां तक चीन और पाकिस्तान का और बाकी लोगों का ताल्लुक है, देखिए चीन का इंटरेस्ट है ये। भारत ने जिस दिन ये सड़क कंप्लीट की थी दौलत बेग ओल्डी को लेकर, ये तकरीबन 200 कुछ किलोमीटर की सड़क है ये, उस के बाद से ही भारत ने 5 अगस्त किया। उसके बाद उनका ख्याल ये था कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम के पास को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए तैयारी भी कर रहे थे। तो चीन भी इस दौरान खामोश तो नहीं था, क्योंकि चीन के जो उनके सदर हैं उन्होंने बाकायदा बड़े वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया था अपनी फौज को कि जो उनकी डेवलपमेंटल इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और मुस्तकबिल में ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, गुलाम मुस्तफा साहब, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन खालिद अजीम साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि तारीख में ऐसी कोई फौजी लड़ाई देखी है, ये अपनी नौयत की कितनी मुनफरिद धुलाई है, लड़ाई है, ये बताइएगा। देखिए जी, ज़माने कदीम में तो शायद जब ऐसे मौलिक हथियार मौजूद नहीं थे उस वक्त तो शायद इस किस्म की कोई झड़पें होती हों और दांतों मुक्कों के इस्तेमाल से मुखालिफ को ज़ेर किया जाता हो या उनको हिलाक किया जाता हो। लेकिन ये जो जदीद दौर है इसमें ये वाकई ये हैरत अंगेज चीज़ है और ये एक ऐसा एडमिटेड फैक्ट है जिसकी जो कि खुद भारत के जानिब से बयान किया गया है। और उन्होंने बताया है कि डंडों से और पत्थरों से और लातों मुक्कों से जो है वो हमारे फौजी जो है उनको मारा गया। और पहले 3 की बात की गई, फिर एतराफ़ कर दिया गया कि 20 फौजी उनके जो है वो मारे जा चुके हैं। बेसिकली भारत जो है वो आदी है खुफिया वारदात करने का और यही उसने तरीका यहाँ पे अपनाया लद्दाख में। पहले उसने 5 अगस्त को जो अमेंडमेंट की, जैसे पाकिस्तान को उसके आइन को तस्लीम ही नहीं करता, उसके आर्टिकल 370 को तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसके भी जो दिया हुआ प्रोसीजर है उसको वायलेट करते हुए उसने जिस अंदाज में जो है वो स्पेशल स्टेटस किया और फिर उसके साथ साथ लद्दाख उसे यूनियन का हिस्सा करार दे दिया, यानी मरकज का हिस्सा करार दे दिया, वो एक अलग। अब उसके बाद से चाइना काशिश था। चीन के हवाले से हमें ये बात समझने की जरूरत है कि चीन जो है वो उसकी सारी तवज्जो अपनी इक्तिसादी तरक्की की तरफ है। वो सारे का सारा मुआशी फील्ड में जो है वो आगे बढ़ रहा है, एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और उसका कोई किसी जगह पे भी उसको अवॉइड कर रहा है कि कहीं पे उसको कोई अस्करी तनाज़े में उलझना पड़े। लेकिन भारत ने उसको मजबूर किया और शायद भारत ये समझता था कि चाइना खामोश रहेगा और वो ऐसी संगलाख जमीन है 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है जो चाइना और उसके एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, वहां पे उसने ये खुफिया वारदात करने की कोशिश की। ये बिल्कुल ये दुरुस्त कहा जा रहा है कि असल उसका जो हदफ है वो गिलगित-बल्तिस्तान का इलाका है जिसके ऊपर
वो एनक्रोच करना चाहता है। पहले कारगिल द्रास रोड के जरिए उसने वहां पे अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा संगलाख टेरेन है, वहां जाना उसके लिए मुमकिन नहीं। अब भारत की सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो मुकम्मल तौर पे वो जो जंगी जुनून है वो एक तो सर चढ़ के बोल रहा है, दूसरा इंटरनली उसको जो प्रॉब्लम्स है वो उसके नतीजे में उसको ये आसान तरीका नजर आता है कि वो कभी किसी तरफ निकल जाए, कभी किसी तरफ निकल जाए। रिसेंटली जो नेपाल की हुदूद के अंदर उसने सड़क तामीर करने की कोशिश की और ये कहा गया कि जी इससे हम ज़ियारतें जो है वहां पे लोगों का जाना आसान बनाएंगे। भाई लोगों के घरों में जाके तो आप ऐसी सहूलतें पैदा करने की कोशिश ना करो। नेपाल ने के बाद बड़ी बिल्कुल खालिद हसीब साहब, आपकी आवाज यहाँ पर ठीक से नहीं आ रही है। ब्रिगेड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ हैं। हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि भारत का बैक वक्त चीन, नेपाल और फिर पाकिस्तान तीनों हमसाया ममालिक के साथ इस तरह से टक्कर लेना, दरअसल भारत हासिल क्या करना चाहता है? देखें, बात यह है कि इंडिया इस वक्त जुनून में जैसे बात की जा रही है वो शामिल है, और ये एक हिंदू इंतहा पसंद जो ये नरेंद्र मोदी है और इसका जो चार का टोला है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये मिल के इंडिया को दफाई के दहाने पर ले जा रहे हैं। अमेरिका ने कहीं इनको थोड़ा सा उन्होंने इसको प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ भी किया है, और इसको समझ नहीं है कि ये अपने मुल्क को कितनी आग में धकेल रहा है। जिस तरीके से इसने 370 को रिवोक किया, उसके बाद 35A को किया, जिसमें मकबूजा कश्मीर और लद्दाख दोनों इसने अपनी यूनियन में शामिल कर ली। कश्मीर पे पाकिस्तान का क्लेम है, लद्दाख में आपको पता है कि चाइना को है। तो इसने दोनों तरफ से जाके शो यू किया कि ये बहुत बड़ी कामयाबी करेगा और अपना बिल्डअप करना शुरू कर दिया। दौलत बेग इनका वहाँ पर कैंप है जहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया और रोड भी बना ली, दरबुक, श्योक और उसके बाद ये दौलत बेग। अब इशू ये है कि इस वक्त ये इतनी बुरी तरह फंस गया है और ये अपने अभी एक लफ्ज़ बोल नहीं रहा। जब ये बातें करता था कि जी मैं घुस के मारूंगा, अब चाइना ने इनको घुस के मारा है तो इसकी क्यों आवाज़ नहीं निकल रही? क्यों एक बिल्ली चूहे की तरह बिल में घुस के बैठा है और अपनी कौम को भी कॉन्फिडेंस नहीं ले रहा, और लोग सब बातें कर रहे हैं, कोई लीडर इनको ले रहे हैं कि जी किधर गायब हो गया है। इशू ये है कि ये नहायत ही इंतहा की पस्ती में गिरा हुआ है, इसका जहन पस्ती में घुसा हुआ है। और हारिस नवाज साहब, आपका ये कहना है कि चीन की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के चक्कर में भारत ने जो रही सही बची खुची सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो भी गंवा दी इस वाक़े के बाद? एब्सोल्युटली, और इतनी गंवा दी है कि ये जिस तरह जर्मनी को हिटलर ने तबाह किया था, इसी तरीके से उसी की सोच के साथ ये अब इंडिया को तबाह कर रहा है, और अब इतनी बुरी तरह फंस गया कि इसको समझ नहीं आ रही कि ये किधर जाए। और इसीलिए हम एप्रीहेंड यही करते हैं कि अपनी आवाम को टेंशन डाइवर्ट करने के लिए आवाम को जो चाइना में मार पड़ी है और जिस बुरे तरीके से पड़ी है, और मेरे ख्याल में ये दुनिया में एक मिसाल कायम हो गई है, एक गोली चलाए बगैर एक कर्नल और 20 जवान बुरी तरह घूंसों, लातों और पत्थरों से मार दिए जाएं, तो इनके पास क्या? इसका मतलब ये कि इनकी फ़ौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, और दे आर कमांडेड बाय अनप्रोफेशनल कमांडर्स। और फिर पाकिस्तान की बात करते हैं साथ आके, पाकिस्तान की फौज तो बैटल हार्डेंड है, 40 साल से लड़ाई कर रही है, सिंगल हैंडेड मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर ली है। अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि जी हो सकता है इंडिया कोई फ्लैग ऑपरेशन करें, तो वहाँ उन्होंने वार्न किया कि देखें हमने पहले भी अभिनंदन को छोड़ दिया, आपके 2 जहाज मार के गिराए, आपको हमने अपनी बता दी कि हमारे में क्या ताकत है, हमारी कितनी ट्रेन एयर मुसल्लह फ़ौज हमारी ट्रेन है, इसलिए अब हमारे अमन के पैगाम को आप हमारी कमज़ोरी मत समझें। अगर अभी कभी भी हमारी तरफ देखा तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे और 27 फरवरी से ज़्यादा सबक देंगे। नाउ इट इज़ अप टू द वर्ल्ड टू सी के 2 न्यूक्लियर पावर, बल्कि 3 न्यूक्लियर पावर, और इसके नताइज क्या निकलेंगे? हारिस नवाज साहब, बिल्कुल जिस जानिब आप इशारा करें, गुलाम मुस्तफा साहब आप भी अभी इसी हवाले से बात कर रहे थे, ये बताइएगा कि ये जो चीन और इंडिया की अफवाज का टकराव है और इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो सकती है वो कितनी संगीन हो सकती है खासकर इंडिया के लिए? देखिए, मैं इस बात को मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया ने टुकड़े टुकड़े हो जाना है और ये उसका आगाज है इंशाल्लाह। और उसने अपने साइड से बहुत बड़ा इक़दाम उठाया था जिसका वो उसको भुगतना पड़ेगा। चीन के साथ उसकी जंग नहीं हो सकती, लड़ नहीं सकता चीन के साथ, उसकी वजूहात नहीं चलती। पहली वजह तो ये है कि वो हमेशा से दुनिया को तो ये बताता रहा है कि हमें चीन से खतरा है, लेकिन उसकी 90% से ज्यादा जो फौज है वो पाकिस्तान के खिलाफ, एयरफोर्स हो या उनकी लैंड फोर्सेस हो, उनके आर्म्ड कोर हो, सारा कुछ उन्होंने सब
हथियार हो, ट्रेनिंग में, सब पाकिस्तान के खिलाफ है। वो कोर्ट स्टार डॉक्ट्रिन हो, पाकिस्तान के खिलाफ है। तो उनके पास जो चीन के खिलाफ लड़ने की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड है, और वो स्ट्रेंथ इस वक्त काबू में आई हुई है क्योंकि उनको कश्मीरियों ने लॉकडाउन किया हुआ है। कश्मीर में काफी सारी फौज है इंडिया की, तो इंडिया को या तो कश्मीर से निकलेगा तो कश्मीर भी नहीं छोड़ेंगे उसको, और बाकी जगह से फौज हटाएगा तो चाइनीज जो है वहां से पकड़ जाएंगे ईस्टर्न फ्रंट में उसको। तो भारत अब बुरी तरीके से फंस गया हुआ है, ना उसकी एयरफोर्स ना ही उसकी ग्राउंड फोर्स का मुकाबला कर सकती है। भारत को ये जोम हो गया था कि उसने एक एटॉमिक पावर न्यूक्लियर सबमरीन बना ली है, उसके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है नेवी में, तो उनका बड़ा खुला जवाब चीन ने पहले दे दिया था। और अब पेंटागन की एक रिपोर्ट जो व्हाइट हाउस में पहुंची है, अभी तक उसे पब्लिश नहीं किया, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर चीन के साथ जंग हुई तो सबसे पहले हमें अपनी जो नेवल फोर्सेज वहां से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि चीन ने उड़ा के रख देना सबको, तो भारत किस बात की मूली है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान, अगर चीन के साथ और पाकिस्तान के जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, अगर दोनों मिलके एक यूनाइटेड किस्म का एक एक्शन लेते हैं तो भारत को तो खैर भुगतनी पड़ेगी इसकी दुनिया को समझने की जरूरत है कि ये पागल किस्म के लोग जो भारत पे सवार हैं इस वक्त, जिसकी तरफ हारिस भी इशारा कर रहे थे। मोदी साहब, मैं जब से ये आया मैं कह रहा हूँ बार बार कि पागल शख्स भारत को तबाह तो करेगा ही, लेकिन दुनिया का अमन को भी तबाह करने का बायस बन सकता है, और आज भी उस आज पहुंच चुकी है। अब ये पागलपन में किसी हद तक जा सकता है, इसलिए पाकिस्तान में देखिए कल हमारे सारे सर्विसेज चीफ ने आईएसआई में डिटेल ब्रीफिंग हुई है, आज हमारे सारे कोर कमांडर्स भी मिले हैं, तो पाकिस्तान भी अपनी तरफ से बाकायदा तैयारी भी कर रहा है और तैयार भी है, और आई एम श्योर कि यानी कि एक जानिब से नहीं, भारत को दोनों जानिब से मुंह की खानी पड़ेगी। खालिद अजीम साहब, लेकिन अब ये जो चीन के साथ भारत का तनाज़ा चल रहा है, वैसे तो मोदी सरकार और मोदी सरकार की जो बाकी जमातें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से हर्जा सराई करती आ रही हैं, अब चीन वाले मामले में इतनी खामोशी क्यों है भारत की जानिब से? ये देखें जी, वो बताएं क्या लोगों को कि हमारी पिटाई हुई है, वो बताएं क्या लोगों को कि रीजन क्या थी, हम क्यों गए हैं वहां पे, और हमारी जस्टिफिकेशन क्या थी। उनका कोई केस नहीं है, इस वजह से वो देखें जो सूरत हाल इस वक्त जो मुझे दिखाई देती है, पाकिस्तान के साथ उसने किया क्या है आज तक। पाकिस्तान एक तवील अरसे से उसने ये काम शुरू किया हुआ था कि पाकिस्तान में वो कुलभूषण यादव जैसे लोग जो हैं, या उससे पहले भी वो जासूस अपने सरबजीत सिंह और इस किस्म के लोग भेज के यहाँ तकरीबकारी को मुनज़्ज़म करता रहा है, यहाँ उसके एजेंट्स जो हैं वो अवाम को निशाना बनाते रहे। इसके अलावा उसको पता है जब सामने आना पड़े उसको तो उसका क्या असर होगा। और देखें, इंटरनेशनल मुहाज पे अब इतना कभी भी डिफेंसिव इंडिया को नहीं होना पड़ा। यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से, यूरोपीय कमीशन की जानिब से, उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन की जो 2 मुसलसल रिपोर्ट्स हैं वो उसके खिलाफ है। फिर उसके बाद अक़लीतों के साथ सलूक के बारे में अमेरिका की एक रिपोर्ट है वो हाल ही में सामने आई। OIC ने इतना वोकल हो के आज तक शायद कोई आवाज नहीं उठाई जितनी अब उन्होंने उठाई। बहुत मुश्किल उसके लिए हुई है। कारगिल के बाद पहली मरतबा ऐसा है कि वो बिल्कुल बैकफुट पे धकेल दिया गया। ये फ्रस्ट्रेशन जो है इसको भी जेहन में रखने की जरूरत है, और इसी के नतीजे में वो इस किस्म के सारे इकदाम कर रहा है कि कहीं पे उसकी जो बालादस्ती है, उसकी जो महानता है, वो उसका कहीं पे एतराफ कर लिया जाए। ये उसके लिए मुश्किल ये बनी हुई है, इंटरनली उसके लिए प्रॉब्लम है। और मेरा ख्याल है बहुत से लोग तो अब वहाँ पे लिखना शुरू हो गए हैं कि वो जो लिंचिंग आप करते रहे हैं उसका मजा आपकी फौज ने वहाँ पे चखा है चीन के फौजियों के सामने। अब आपको पता चला होगा कि डंडे मारने से और पत्थर मारने से किसी को जो है वो कितनी तकलीफ होती है। तो इन सारी चीजों में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए इस वक्त थोड़ा सा जो एक उसको एक स्पेस मिली हुई थी एक बड़ी मार्केट होने की वजह से वो अब सुकड़ती जा रही है, और दुनिया को अब नोटिस लेना पड़ेगा। वरना ये फ्लैश पॉइंट पहले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की शक्ल में था, अब ये जो नया मुआज उसने छेड़ा है ये एक और फ्लैश पॉइंट है। और इसका खतरा खालिद अजीम साहब भारत के लिए ज्यादा बनेगा। हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त भारत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं अपने मुल्क के अंदर ही, ये बैरूनी हालात भारत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे या मोदी सरकार के लिए अंदरूनी हालात ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं? देखें, ये इतनी इनकॉम्पिटेंट और इंतहा पसंद हुकूमत है जो अपने अवाम और अपने मुल्क के दुश्मन है। इस वक्त अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि आपके सामने इन्होंने CAA को ख़त्म किया,
एनआरसी को ख़त्म किया, फिर उसके बाद जो अभी वहाँ पर एंटी मुसलमान, एंटी माइनॉरिटीज़ के और ज़्यादा जो वायलेशंस कर रहे हैं उसको आप देखें तो अंदरूनी, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक इनके जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। अब इसकी वजह से इंडिया में पूरे अवाम इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी इनके ख़िलाफ़ हो गई है, और उसके बाद ये अपनी बातें छुपाने के लिए ये गलती एक और कर रहे हैं कि ये बात दूसरे मुल्कों से, तमाम हमसाया मुल्क से, चाहे भूटान ले लें, उसके बाद आप नेपाल लें, चाइना लें, बांग्लादेश लें, पाकिस्तान लें, हर एक से ये इन्होंने जो है तनाज़ा रखा हुआ अराजी का। अब इसको देखते हुए इनको अब समझ नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ी दलदल में फंस चुके हैं और इनको निकालने के लिए नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है। और अभी भी ये एक और शैतानी कर रहे हैं कि अब मलाक्का स्टेट में, साउथ चाइना सी में, वहाँ पर भी ये बिल्डअप कर रहे हैं, और चाइना वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। चाइनीज नेवी को आप बात करें, चाइना की फ़ौज की बात करें, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए चाइना से ये नहीं लड़ेंगे, जितनी मार खानी थी इन्होंने खा ली, जितनी शर्मिंदगी उठानी थी उठा ली, अपने लोगों को मरवाना था मरवा लिया, और पूरी कौम के आखिर में मोदी के दिफा के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स बच जाते हैं। आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, तो अब से कुछ देर पहले उन्होंने खिताब भी किया है, खासी मीठी मीठी बातें उन्होंने की हैं। क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। खालिद अजीम साहब, ये मोदी साहब को शांति याद आ गई है, किस शांति की बात कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, मैं क्या कह सकता हूँ जी। गुजरात का बुचर, वो शख्स जिसको के जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, अमेरिका में जिसका दाखिला बंद था, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था, वो आप शांति की बात कर रहा है और साथ ही कहता है कि शांति हमारे। आपको तो एक मुसल्लमा तौर पे एक एग्रेसिव मुल्क का स्टेटस हासिल है, आपके खिलाफ तो एक जंगी जुर्म बनता है। आप इकरार किया है कि आपने मशरकी पाकिस्तान जो था वहाँ पे पूरी फौजी वहाँ पे एग्रेशन किया और एक मुल्क को जो है वो आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये तस्लीम शुदा है। आप किस शांति की बात करते हैं? शांति आपको सिर्फ वहाँ याद आती है जहाँ आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ता है, जिस तरह के चाइना में पड़ा है, और उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। हारिस नवाज साहब की बात से मैं खालिद अजीम साहब इस पर गुलाम मुस्तफा साहब से भी कमेंट ले लूं। वो भागने का रास्ता तलाश करेगा। गुलाम मुस्तफा साहब, फ्रेंडशिप, शांति, अमन, ये मोदी साहब की समझ में है बातें जो वो कर रहे हैं? वो कह क्या रहे हैं आप? देखिए, ये तो हिंदू मत का एक खासा है। तो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट जब अपने से तकड़े को देखता है तो उसके सामने झुक जाता है। आप ये देखिए ना कि इनके आप जितने को इन्होंने अपने खुदा बना रखे हैं, ये सब वो हैं जिनसे ये डरते हैं, या जिनसे इनको खौफ है, या जिनसे इनको कोई इंटरेस्ट है, जिनको कोई फायदा पहुंच सकता है। तो जिसका पूरा धर्म सो कॉल्ड जो उनका मजहब है वो इसी का बेस्ड, उनसे आप क्या तोक़ रख सकते हैं? ये शांति की बात करेंगे क्योंकि बुलीज हैं और इनका ख्याल ये था कि भाई ये सबको बुली कर लेंगे, लेकिन ना पाकिस्तान ना नेपाल किसी ने इनकी बात मानी नहीं। अब ये हर जगह इनको मार खानी पड़ी है। तो ये शांति का लफ्ज़ इनके मुंह से इसलिए नहीं सजता कि ये कर जो कह रहे हैं कर तो वो नहीं रहे। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये ब्राह्मण ज़ायनिज़्म का एक खासा है, उनका ये मिजाज है, ये अपने से मजबूत के सामने सर झुका लेंगे और अपने से कमजोर कोई इंसान भी नहीं समझते। जिन्होंने खुद अपने हिंदुओं को इस बिना पर तकसीम कर रखा है कि वो कुछ लोग इतने कमतर हैं कि जिनको घर में दाखिल नहीं हो सकते, जिन पर इनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए, जिन पर इनका हाथ नहीं लगना चाहिए, आप उनसे क्या तोक़ा रखते हैं? अमन नो, पीस इनसे बहुत दूर है। ये इस खित्ते में आग और ये अल्फाज गुलाम मुस्तफा साहब मोदी जी के मुंह से भले भी नहीं लग रहे। हारिस नवाज साहब, कल की धुलाई, उसके बाद आज का खिताब, लगता है मोदी जी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आई थिंक ये मुंह और मसूर की दाल वाली मिसाल है। इसको शर्म भी नहीं आती है कि शांति की बात करता है। और ये ऐसा इंतहा पसंद दहशतगर्द जिसने इंतहा कर दिया रोगों की, चाहे कश्मीर में जुल्म देखें, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म देखें, अपने दलित के ऊपर देखें। एक हिंदू लड़की ने वो कुएं से पानी ले लिया, उसको मार मार के कोड़े इन्होंने उसको हाजिर कर दिया। फिर उसके बाद तुम भूटान जैसा मुल्क जो है वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। चाइना से तो आपने क्या मुकाबला करना है? पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला कर नहीं सकते। इनकी फ़ौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल है। ये सिर्फ नहत्ते औरतों, बूढ़े बच्चे, कश्मीरियों को मार सकती है। और पाकिस्तान की फ़ौज बैटल हार्डेंड है, इनको पता है 27 फरवरी का। और अब ये भाषा किसको ये पैगाम दे रहा है, क्या बताना चाह रहा है और किस मुंह से दुनिया को बता रहे? पूरी दुनिया के लीडरशिप और तुम्हारी आवाम खुद हंस रही होगी। और फौज के शर्मिंदगी से मुंह नीचे हुआ है, इसलिए कि ना तुमने उनको ट्रेन किया,
ना तुमने उनको अच्छे हथियार दिए। और जब पाकिस्तान की बात आती तो अगर मेरे पास राफेल जहाज होते तो मैं ये कर देता। हु टोल्ड यू नॉट टू गेट इट? फिर कहते हैं कि मैं बादल आए हुए थे, हमने कहा बादल का फायदा उठा के पाकिस्तान में जहाज ले जाते हैं। आई मीन ये इसकी ज़हनियत है और बात करने का इसको पता नहीं है। लीडरशिप, ये लीडर बना हुआ है, ये टोटल जो है वो हिटलर की लाइन पे चलता है, या अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू उसके ऊपर चलता है। क्या वो जिस तरह पैलेस्टाइन में कर रहा है इसलिए समझा कि ये मैं कश्मीर में भी कर लूँगा, लद्दाख में भी कर लूँगा, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो पैलेस्टाइन नहीं है। वहां पर तुम्हें यहाँ पर ऐसे सबक सिखाएंगे कि तुम सारी जिंदगी के लिए अपने मुल्क को छोड़ के भाग जाओगे। और आप देखेंगे जब ये हटेगा, इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वॉर क्राइम्स के ऊपर इसके ऊपर केस चलेगा और देखें इसके साथ क्या होगा। इसलिए कि ये आप इंडिया को और जो माजी में हो चुका है हारिस नवाज साहब, चाहे वो 27 फरवरी का वाकया हो या कल की धुलाई, ये तो अब मोदी सरकार को भूलने नहीं वाली। हारिस नवाज साहब, गुलाम मुस्तफा साहब, खालिद अजीम साहब, आपने सेगमेंट में हमारा साथ दिया, गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान की सियासी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मेंगल ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI के साथ इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असेंबली में कहा कि आज ईवान में PTI इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। हम ईवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। हम बनी गाला नहीं गए, वो कोयटा आए थे। PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। हाथ मिलाया आप लोगों के साथ, वोट की जरूरत थी, हमने दिया। इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी 10 अरब में बिक गए। आप लोगों का एक एक सर का बाल जो है वो बलूचिस्तान का जो कर्जदार होगा, बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं होगा। रॉयल्टी तो छोड़ें, हमारे घर के सामने से उसकी पाइपलाइन गुजरती है, हमें उसको सूंघने तक की इजाजत नहीं। बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर दें, आज नहीं तो कल देना होगा। लोकस का मामला है, बलूचिस्तान की 32 इजला इसकी लपेट में, कोई भी फसल नहीं छोड़ी। जब पूछे थे कि जी हमारे पास स्प्रे करने के लिए जो एरोप्लेन नहीं है, एक वजीर आला के लिए आप एरोप्लेन ले सकते हैं, एक स्प्रे का जहाज नहीं ले सकते। शाहों से जो कुछ रब न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। नाजरीन, आपको याद दिलाते चलें कि अगस्त 2018 में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की और तहरीक इंसाफ ने मरकज में हुकूमत से इत्तेहाद के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। इस याददाश्त के तहत 6 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया गया था, जिसमें लापता अफराद की बाजियाबी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, विफाकी हुकूमत में बलूचिस्तान के लिए 6% कोटे पर अमल दरामद, अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी और सूबे में पानी के बहरान के हल के लिए डैम का कयाम शामिल था। तो अख्तर मेंगल की अलहदगी के बाद हुकूमत के पास मेंबरान की तादाद 180 रह गई। तहरीक इंसाफ 156, MQM 7, काफ लीग के 5 और GDA के 3 मेंबरान हैं। अवामी मुस्लिम लीग, जमहूरी वतन पार्टी के 1-1, जबकि 2 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। अपोजिशन के पास मेंबरान की कुल तादाद 157 है। नून लीग 84 और पीपल्स पार्टी के पास 55 अरकान हैं। इसी तरह MMA के 15, ANP के 1 और आज़ाद 2 अरकान भी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं। हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने वाले अख्तर मेंगल जमात के 4 अरकान आज़ाद बेंचेस पर विराजमान, ताहाल अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने का ऐलान भी नहीं किया गया। और इसका मतलब ये है कि हुकूमत को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान साफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब, BNP से आका हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि तज्जिए के लिए अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आगा हसन साहब ये बताइएगा कि जो 6 निकाती एजेंडा था जिसके ऊपर जो वादे किए गए वो वफा ना हुए, ये बताइएगा कोई मार्जिन है हुकूमती इत्तेहाद में वापस जाने का, या फिर ये ख़त्मी आपका बिलाखिर यही फैसला है? देखिए जी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक मरकज़ी जो हमारी मरकज़ी कमेटी है उसने बाकायदा तौर पे ऐलान किया कि हुकूमत से अलहदा हो जाए। तो 6 जो पॉइंट थे हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, हुकूमत के सामने हमने 6 पॉइंट रखे। ये जो 6 नुकात थे ये बलूचिस्तान के इज्तिमाई कौमी मफादात के नुकात थे। तो इन 6 नुकात में सर फहरिस्त जो लापता अफराद हैं, इसके हवाले से हमारी कोशिश थी कि लापता अफराद का इशू हल हो। अभी आप अंदाज़ा लगाए 5000 से ज़्यादा हमने इनको लिस्ट दी थी लापता अफराद का, उनमें से 422 से 23 के करीब लोग बाज़ियाब हो गए हैं। अब इतनी बड़ी यानी इशू तो बलूचिस्तान का जो लापता अफराद के हवाले से, दूसरा बलूचिस्तान में जो ग्वादर मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो CPEC था
उसमें हम चाह रहे थे कि वहाँ पे कानून साजी करे ताकि बलूचिस्तान का वहाँ जो गैर सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ आके नुमाइंदगी ना करे और वहाँ जाके वोट इस्तेमाल ना करे। तो इस हवाले से हमारी कोशिश थी कि पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद बरकरार रहे, लेकिन 2 साल का अरसा गुजर चुका है। अफगान माजरीन का मसला था, बलूचिस्तान की जो आगा साहब, ये जो 6 निकाती एजेंडा है, इसमें से क्या किसी एक एजेंडे पर एक भी मुतालबा आप लोगों का अभी तक पूरा नहीं हुआ? यहाँ से बात आगे ही नहीं बढ़ी? बिल्कुल जी, सिर्फ 422 करीब के लोग बाजियाब होकर आए थे। इसके बरक्स बाकी जो 5 पॉइंट्स थे हमारे, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और जो 9 पॉइंट्स थे डेवलपमेंट के हवाले से, जब हमने जो सदारती इलेक्शन हो रही थी तो हमने बाकायदा वोट भी दिए इनको, उसमें भी कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। सही। शहबाज गिल साहब, ये बताइएगा कि अब जिस तरह से बारी बारी इत्तेहादी इस तरह से नाराज़ हो रहे हैं, एमक्यूएम वाला मामला आपके सामने, वो तो मुफाहमत उसके आड़े आ गई, उसके बाद ये बीएनपी ने मुकम्मल इत्तेहाद ख़त्म करने का आज ऐलान कर दिया। हुकूमत क्या इस बारे में कुछ सोच रही है कि किस तरह से अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है, इनको मनाना भी है या नहीं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि कोई भी जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हर पार्टी का अपना इंडिपेंडेंट मंशूर होता है और मंशूर पे उन्होंने आवाम से वादे करके वोट लिए होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो अलाइज हैं उनका अपना अपना मंशूर है और उनके अपने अपने आवाम से वादे हैं। फिर उनका हमारे साथ एक अलहाक है, हमारे साथ उनकी कोलिशन है और जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं। हम अपने तमाम पार्टनर्स का बेहद एहतराम करते हैं और इसमें ये ज़रूर हो जाता है कि कई दफ़ा जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम उस तरीके से पूरा नहीं कर पाते, कुछ चीज़ों में देर हो जाती है, कुछ चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं हो रही होती जैसे वो चाह रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है और इसी चीज़ को डेमोक्रेसी कहा जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश होती है। डिक्टेटरशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश नहीं होती। तो उनका अपने स्टांसेस हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने प्रेफरेंसेस हैं जो कि जायज़ हैं क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो है वो कई जगहों के ऊपर हम बिल्कुल अलाइज के साथ मिलकर काम करने में कामयाब हो जाते हैं। किसी जगह पर कोई अगर थोड़ी कसर रह जाती है तो इंशाल्लाह बैठ के बात करके उसको भी दूर कर लिया जाएगा। शहबाज गिल साहब, बैठकर बात करने की गुंजाइश रह गई है? अब तो मुकम्मल बाइकआउट मतलब इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल गुंजाइश होती है पॉलिटिक्स में और हमेशा होती है और इंशाल्लाह अभी भी बात होगी। और मैंने जैसे आपको कहा कि हम इनका एहतराम करते हैं, ये हमारा एहतराम करते हैं। हाँ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, होने चाहिए भी, इसमें कोई मजायका नहीं है। इमरान खान साहब मुलाकात करेंगे इस मामले को हल करने के लिए? क्यों मुलाकात भी करेंगे, बिल्कुल मुलाकात करेंगे। अगर हमारे इनके जो लीडरान हैं, हमारे लीडरान हैं, वो ये समझते हुए कि उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात जरूरी है तो वो भी करेंगे। उसके अलावा हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इनके साथ कांटेक्ट में है और आइंदा भी मुलाकातें रहेंगी। इससे हमारे अलाए हैं, इसलिए ऐसी कौन सी बात है कि क्यों नहीं मुलाकात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब जरूरत होगी तो खान साहब तो हमेशा अवेलेबल होते हैं। अदान आदिल साहब, शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, हर तरह से उनको ये यकीन है और उनको ये लगता है कि ये मुमकिन भी है कि वो बीएनपी को मना लेंगे। सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता और अभी भी मार्जिन है, गुंजाइश है इनकी वापसी की। जी, ये बात तो ठीक है कि हरफ आखिर नहीं होता, कोई बंद गली की सियासत, पार्लिमानी सियासत नहीं होती और इन्हें लचक का मुजाहरा भी करना चाहिए। बलूचिस्तान जो है एक पसमानदा सूबा है, वहाँ पे बहुत एहसास महरूमी है और वहाँ पे एक ऐसी तहरीक भी चल रही है जो मरकज़ गुरेज़ तहरीक है, अलहदगी की तहरीक है। तो ऐसे लोग जो वफाक से ताउन कर रहे हैं, जैसे अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, ये वफाक के दायरा कार में रहकर अपने आइनी हदूद में रहकर सियासत कर रहे हैं। तो हुकूमत को इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। अब अगर वहाँ पे डैम्स बनाने का इन्होंने वादा किया था तो उसके लिए इन्हें प्रोजेक्ट अप्रूव करना चाहिए, फ़ंड्स रिलीज़ करने चाहिए। और इसी तरह और भी जो प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उन्हें अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा भी मांगते हैं अपने लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो इन्हें देने चाहिए क्योंकि बलूचिस्तान जो है डिज़र्व करता है। उसको बहुत अरसे तक महरूम रखा गया है, नज़रअंदाज रखा गया है। और अब देखिए, पहले पिछले साल परवेज़ खटक साहब ने इनसे मुलाकात की थी, जून में ही इनका मामला ख़राब हुआ था, बजट के ही दिन थे, तो उस वक्त इन्होंने अश्योरेंसेस दी थी
और परवेज़ खटक साहब के साथ अख्तर मेंगल साहब की प्रेस टॉक हुई थी, तो उसमें इन्होंने अश्योर किया था कि हम ये जो 6 नुकात हैं उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन अगर ये अमल दरामद नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है कि एक सूबा जो ट्रबल्ड है, पहले ही वहाँ पर मसला है, फिर इनकी हुकूमत जो है बहुत थोड़ी सी उसमें मेजॉरिटी है। इनके पास अगर ये चले गए हैं तो सिर्फ 6 वोट रह जाएंगे नेशनल असम्बली में अक्सरियत के। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि काफ लीग या MQM भी इनसे हट जाए तो इनकी हुकूमत तो बहुत गिर सकती है। बेशक ये है कि अपोजिशन भी इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत बना ले, लेकिन एक बहरान, सियासी बहरान तो खड़ा हो जाएगा। तो एक जब इनकी मखलूत हुकूमत है, इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ये इत्तेहादी और ख़ास तौर से बलूचिस्तान के, उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर तैयार हैं डेवलपमेंट। अदनान आदिल साहब, मैं ज़रा आगा हसन साहब से पूछ लूँ। आगा साहब, ये बताइएगा कि शहबाज गिल साहब जिस तरह से पुरुम्मीद हैं, वो ये कहते हैं कि अभी इम्कान है, सुलह हो जाएगी, वो मना लेंगे आप लोगों को। अगर इन 6 नुकात में से कोई एक नुक्ता भी आपका, कोई एक मुतालबा भी आपका नहीं माना जाता, इसके बावजूद आप मानने के लिए तैयार हैं, वापस इत्तेहाद में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक जमहूरी सियासी पार्टी है। यकीनन बातचीत का जो दरवाज़ा है वो कभी बंद नहीं होता है। बिलखसूस जब पार्लिमानी सियासत कोई भी करे, कोई भी जमात करे, तो उसके दरवाजे बंद नहीं होते। तो यकीनन जो PTI की जो क़यादत है वो आज भी राब्ते में है। लेकिन मसला ये है कि 2 साल से आप ये बताएं कि इन्होंने एक नुकात पे भी सही मानों में अगर अमल दरामद करते तो आज ये अपोजिशन पे हम नहीं पहुँचते। हम भी जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं। इन्होंने जो 6 हमारे नुकात थे, उनमें जो सर फहरिस्त लापता अफराद का था, डैम्स बनाने के थे, अफगान माजिन की इनखला था, ग्वादर में कानून साजी था। तो इनमें अगर 20% भी लोग काम करते तो यकीनन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इतनी रिजिड पार्टी नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पे बाइकाट करते या इनसे चलीदगी इख्तियार कर दें। तो बाकी जो गिल साहब ने बातें की, यकीनन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो इज्तिमाई, देखिए जी, हमने पर्सनल अपने लिए वजारतें नहीं मांगी, मराहत नहीं मांगा। अगर इन्होंने पिछले साल 10 अरब रुपए के हमें दिए थे, बजट में लोकेट किए थे पैसे PSDP में, वो तो इज्तिमाई मामलात के लिए थी, एजुकेशन के लिए थी, सड़कों के लिए थी और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए थी। तो हमने हमेशा इज्तिमाई मसलों के बारे में बात की। आज बलूचिस्तान में हालात अबतर होते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई अगर वाकई हम PTI की इत्यादि हमें समझते हो आप लोग, अगर आप चाहते हो कि बलूचिस्तान आज से निकल ना जाए, तो बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे आपने मिल बैठ कर अच्छे अंदाज में सोचना है, अच्छे अंदाज में सियासत करनी है और बलूचिस्तान की जो मस्बत रवायत है उसको खातिर में लाते हुए, मलूज़ खातिर में लाकर बलूचिस्तान की। आगा हसन साहब, आपका ये कहना है कि आप लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बुनियादी मुतालिबात हैं आपके, हुकूमत को उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और उन मुतालिबात में से कुछ मुतालिबात तो हुकूमत को पूरे करने चाहिए। आपने वक्त दिया। शहबाज गिल साहब आप भी साथ थे, अदनान आदिल साहब आपका शुक्रिया। BNP की हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के बाद हुकूमत ने अख्तर मेंगल से राब्ते का फैसला कर लिया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अपने इत्तेहादियों के मुतालिबात सुनने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं। मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में आ चुका है। उम्मीद है BNP को राज़ी कर लेंगे। साहब को तो ऑब्वियसली उनको तो पता है और कम्युनिकेशन में, तो इंशाल्लाह आज और कल में उनके साथ हमारी रब्ता होगा। मुतालबात उनके पूरे जो किए जाएंगे इंशाल्लाह। उनकी जो मुतालबात हैं उस पर हम एक पूरी संजीदगी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हम उनके साथ ये बात करेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी शिबली फराज साहब की। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और अहम मामला आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद नाजरीन, जो मामला मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर यकीनन आप मोटिवेट होंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया और बिलखसूस हमारे यहाँ अजब बेचैनी है, बेयकीनी और इंतशार की कैफियत है। हर शहरी इसी डिप्रेशन का शिकार है कि ये वायरस उसकी जान ना ले ले। लोग बार बार टेस्टिंग करवा रहे हैं, मशवरों से इलाज कर रहे हैं, गर्ज जितने मुँह उतनी बातें सामने आ रही हैं। इस खौफ की फ़ज़ा में हम ये देखने से कासिर हैं कि सेहत याब अफराद की तादाद बीमार अफराद से कई गुना ज़्यादा हो गई है।
उधेड़ उम्र हो या बूढ़े अफराद, मजबूत कुव्वत इरादी हो तो कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। कराची के 90 साला फजलुर रहमान और उनकी 70 साल से ज़ायद उम्र की अहलिया मुमताज़ फजल ऐसी ही एक मिसाल हैं। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं हैं, इनकी बहू 5 और 1.5 साल के इनके दोनों पोते भी कोरोना का शिकार हुए, लेकिन फिर भी घबराए नहीं। इत्मीनान और मजबूत आसाब से इस पूरी फैमिली ने कोरोना का मुकाबला किया और सेहतयाब हुए। बिल्कुल इसी तरह लियारी से जमात इस्लामी के MPA अब्दुल रशीद और जॉइंट फैमिली में रहने वाले उनके तमाम अहले खाना कोरोना का शिकार हुए और उनकी 70 साल से ज़ायद उम्र की वालिदा TB की मरीज़ा भी हैं। और इस फैमिली के कोरोना से मुतासिर इन 18 अफराद में अब्दुल रशीद साहब का 3 साला बेटा भी शामिल था। इस पूरी फैमिली ने खुद को घर में ही आइसोलेट किया और फिर 3 साल का बच्चा हो या फिर 70 साला दादी, सभी अल्लाह के फजल से सेहतयाब हुए। इस वक्त ये फैमिली मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात भी करूंगी। जमात इस्लामी के MPA हैं अब्दुल रशीद साहब। अब्दुल रशीद साहब, जब मैं ये बात कर रही हूँ, खुद लोगों को बता रही हूँ, तो मुझे इस बात पर यकीन हो रहा है कि वाकई अब कोरोना से हमने डरना नहीं, लड़ना है और लड़कर कामयाबी भी मिल सकती है। और बड़ी अच्छी बात है कि आप और आपके अहले खाना महफूज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल है और बहरहाल ये वबा एक बीमारी है और इससे बहरहाल मेरी अपनी राय है कि लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि हिम्मत करके अल्लाह ताला से रुजू किया जाए तो अल्लाह ताला आसानियाँ देता है। मेरी फ़ैमिली के 22 अफराद मेरे पॉजिटिव होने के बाद पॉजिटिव हो गए थे और मेरे साथ इस वक्त मेरी वालदा भी बैठी हैं जिनकी उम्र 74 साल है, माजी में TB के मर्ज़ में रहीं। मेरी अहलिया है, मेरी बहनें थीं, 2 भांजे, भतीजे, भाई, मेरे 3 बच्चे सभी पॉजिटिव थे। और मैं 11 अप्रैल को मुझे हल्का फुल्का अलामतें आई थी और फिर उसके बाद जब टेस्ट वगैरह करवाया गया तो मैं पॉजिटिव था। बतदरीज फैमिली के टेस्ट हुए और तकरीबन फैमिली का आखिरी फ़र्द जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ वो मेरा बेटा था सैयद अकमल रशीद, जो 20 आप कह लें कि मई को नेगेटिव हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुसूसी फ़ज़ल व करम किया, हमने हिम्मत भी की, अल्लाह ताला से रुजू भी की, पूरी कौम ने हमारे लिए दुआएं भी की अब्दुल और अल्लाह ताला ने हमें आपकी फैमिली में 3 साल से 70 साल के तमाम लोग मुतासिर हुए, अच्छी बात के सेहतयाब भी हो गए। हमारे देखने वालों को ज़रा ये बता दीजिए कि किस तरह से एक ही घर में रहते हुए आप तमाम लोगों ने आइसोलेट किया खुद को, किस तरह से आपने हिम्मत का मुजाहिरा किया, हिम्मत ना हारी और इस कोरोना को शिकस्त दी आपने? देखें, इसमें पहले तो सबसे पहले जब मेरा टेस्ट हुआ और मैं पॉजिटिव हुआ तो फिर मैंने अपने घर के एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट किया। फिर उसके बाद दूसरे मरहले में मेरी अहलिया का, मेरे कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी, यूथ कोऑर्डिनेटर, इनका टेस्ट हुआ। उनमें से 2 पॉजिटिव आए और मेरी अहलिया भी उसमें पॉजिटिव थी। फिर उसी क्वारंटाइन रूम के अंदर मेरी अहलिया भी आ गई और फिर बच्चों का टेस्ट हुआ। इस तरह फिर जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर, हम बिल्डिंग में रहते हैं, 6-7 फ्लैट्स हैं हमारे पास, तो जिस तरह से पॉजिटिव आते गए फिर हमने अपने पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन सेंटर ही में तब्दील कर दिया था। और बहरहाल इस दौरान 3 चीज़ें थीं कि जब मैं ख़ुद बीमार था तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग मेरी तीमारदारी में और मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन जब फैमिली के सारे लोग बीमार होने लगे तो मुझे थोड़ी सी और हिम्मत अल्लाह ताला ने अता की और मैं खड़ा हुआ और फिर उसके बाद जो है वो सारी फैमिली साथ देने के लिए खड़ी हुई और अल्लाह ताला ने करम किया। इस दौरान हमने कोशिश ये की कि रमज़ानुल मुबारक के अवाइल बिल्कुल हमें मिले थे क्वारंटाइन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बच्चों ने भी हमारे मुकम्मल किए इस बीमारी के दौरान। अलामतें सबको अलग अलग थी, किसी को खांसी के साथ बुखार थी, किसी के जिस्म में दर्द था, किसी के साथ सांस का प्रॉब्लम भी था, लेकिन बहरहाल हिम्मत, दुआएं और बिल्कुल अब्दुल रशीद साहब, आप और आपकी पूरी फैमिली उन वालों के लिए हिम्मत की मिसाल है जो कि इस कोरोना से लड़ रहे हैं और उसको शिकस्त देना चाहते हैं। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे मुलाकात होगी कल। इस शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।